प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। साथ ही अपने परिवारजन, अपने सगे संबंधियों, अपने पड़ोसियों, साथ ही अपने मिलने वाले सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और सभी को कोरोना जैसी महामारी के प्रति सावचेत एवं जागरूक रख रहे होंगे। साथ ही मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप अपने अध्ययन के प्रति भी उतनी ही निष्ठा एवं ईमानदारी से लगे हुए होंगे और अपना अध्ययन निरंतर जारी किए हुए होंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर बात की और मैंने आपको बताया कि भाषा की उत्पत्ति के जो मार्ग हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग में जैसा कि भाषा की मूल आधार को पकड़ते हुए भाषा की उत्पत्ति पर विचार विमर्श किया जाता है और भाषा के मूल में जाते हुए कुछ सिद्धांत स्थिर कर दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे 11 सिद्धांत आते हैं और उन सिद्धांतों का अध्ययन हम भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में करते हैं। वहीं परोक्ष मार्ग में भाषा के मूल उद्गम या मूल आधार या मूल बिंदु पर न जाकर भाषा के वर्तमान स्वरूप पर दृष्टि रखी जाती है और भाषाओं के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं और भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ अनुमान लगाए जाते हैं कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने भाषा की उत्पत्ति के दो सिद्धांतों पर चर्चा की। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें कि भाषा की उत्पत्ति के मूल में किसी दैवीय शक्ति या ईश्वर की उपस्थिति का अनुमान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने जिस प्रकार सृष्टि की रचना की उसी प्रकार भाषा की रचना भी ईश्वर ने ही की है। भाषा ईश्वर प्रदत्त है। जबकि दूसरा जो सिद्धांत है जिस पर हमने चर्चा की वह हमारा सांकेतिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक आचार्य रूसो हैं और उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि किस प्रकार से लोगों ने उस समय जो है एकत्र होकर कुछ ध्वनि संकेतों का विधान करने का निर्णय लिया और उन्होंने ये निर्धारित किया या कहें कि उन्होंने निर्णय लिया कि किस प्रकार से जो है अलग अलग ध्वनि संकेतों या वाचिक संकेतों के द्वारा भाषा का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से सांकेतिक उत्पत्ति का सिद्धांत हमने, जैसे कि निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है, पर भी हमने चर्चा की और ये दोनों ही सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत अधिक तार्किक और वैज्ञानिक सिद्ध नहीं होते हैं। अगला जो भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत है वह है धातु सिद्धांत अथवा डिंग डांग वाद। बच्चों, डिंग डांग वाद अथवा धातु सिद्धांत के प्रवर्तक प्लेटो थे। विद्वान हेस एवं मैक्स मूलर ने इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस सिद्धांत को अनुरणन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज़ की अपनी ध्वनि होती है। आरंभ में मनुष्य जिस वस्तु की जैसी ध्वनि सुनता था उसी के अनुसार वह बोलने का प्रयास करता था। तो धातु सिद्धांत जो है बच्चों, उसमें किसी वस्तु की जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कहें कि टकराने से जो धातुओं की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हर वस्तु, इस सिद्धांत की जो मूल बात है वह यह है कि हर वस्तु या पदार्थ की कुछ ध्वनि होती है और जो ध्वनि उससे स्फूर्त होती है, उत्पन्न होती है, उस ध्वनि के आधार पर शब्दों का निर्माण हुआ और ऐसे धीरे धीरे करके शब्दों के निर्माण से भाषा की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है, इसलिए इसे धातु सिद्धांत अथवा अनुरणन सिद्धांत या डिंग डोंग वाद भी कहते हैं। लेकिन
आरंभ में मनुष्य जिस वस्तु की जैसी ध्वनि सुनता था उसी के अनुसार वह बोलने का प्रयास करता था, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे नदी कल 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 करके बहती है या नद 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 की ध्वनि उससे उत्पन्न होती है, तो ऐसी नाद ध्वनि के कारण ही नदी को नदी कहा गया, नदी का नामकरण हुआ। तो यहाँ धातु सिद्धांत के जो अनुयायी हैं या कहें कि धातु सिद्धांत को मानने वाले जो विद्वान हैं, वह ये मान के चलते हैं कि संसार में जो विभिन्न वस्तुएं हैं उन जिनकी अपनी ध्वनि होती है, जिनके टकराने से एक नाद जो उत्पन्न होता है, उस नाद के कारण ही जो है शब्दों की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से भाषा का निर्माण हो गया। परंतु जब इस सिद्धांत की हम समीक्षा करते हैं तो सबसे पहली जो इसकी सीमा या इसकी जो कमी आती है सामने, वो यह है कि वस्तु से निकलने वाली ध्वनि और मनुष्य के ध्वनि यंत्रों से उच्चरित ध्वनि में अंतर है। बच्चों, यद्यपि हम मान सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अगर हम घंटा बजाते हैं तो घंटा टन 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 करके एक आवाज़ निकालता है और उसी से हम जो घंटे की आवाज़ है उसको टन टन करके समझते हैं कि टन टन जो ध्वनि है वो किसकी, घंटे की ध्वनि है। तो कुछ शब्द इस तरह से उत्पन्न अवश्य हुए हैं, लेकिन पूर्णतया मनुष्य के वाग्यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम धातु सिद्धांत के आधार पर उत्पन्न नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे शब्दों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरी जो बात आती है वह यह है कि भाषा केवल धातुओं से नहीं बनती और विश्व की सभी भाषाओं में धातु नहीं पाई जाती। तीसरी जो इसकी बात सामने आती है वह यह है कि डिंग डांग घंटे की ध्वनि को कहते हैं। घंटे आदि में अवश्य ध्वनि होती है, किंतु सभी चीज़ों में ध्वनि नहीं होती। इस प्रकार से यह सिद्धांत जो है वह दोषों से परिपूर्ण है और यही कारण है कि कालांतर में प्लेटो, जो कि धातु सिद्धांत के प्रवर्तक थे, हेस और मैक्स मूलर, जो इस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक विद्वान थे, उन्होंने ही इस सिद्धांत को निरर्थक करार दिया। तो ये धातु जो सिद्धांत है, इससे हम यह तो अनुमान लगा सकते हैं संभवतः कुछ शब्द ऐसे रहे होंगे कि जो धातु की ध्वनि या पदार्थों के टकराने से जो उत्पन्न ध्वनि उनसे उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन पूर्णतया भाषा का विकास इस आधार पर धातु सिद्धांत पर हुआ है, ऐसा मानना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है अनुकरण सिद्धांत। हिटनी, पॉल, हर्डर आदि विद्वान इस सिद्धांत को मानने वालों में प्रमुख हैं। मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत का उपहास करने के लिए इसे बाउबाउ सिद्धांत भी कहा था। जिस प्रकार अनुरणन या धातु सिद्धांत में यह माना जाता है कि मनुष्य ने जड़ पदार्थों से उत्पन्न ध्वनियों का अनुकरण किया, उसी प्रकार अनुकरण सिद्धांत में यह माना जाता है कि मनुष्य ने जड़ चेतन सभी पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए पहले कुछ शब्द बना लिए और फिर उन्हीं शब्दों से अन्य बनाते हुए भाषा का विकास कर लिया। तो विद्यार्थियों, जो अनुकरण सिद्धांत है वह भी हम कह सकते हैं कि धातु सिद्धांत का ही आगे विस्तृत रूप है, उसी का धातु सिद्धांत का ही ये विस्तार है। धातु सिद्धांत में हमने यह माना था कि जड़ वस्तुओं से उत्पन्न जो ध्वनि है उनसे भाषा की उत्पत्ति होती है, लेकिन अनुकरण सिद्धांत में हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए यह मानकर चलते हैं कि सृष्टि में जो भी जड़ या चेतन पदार्थ हैं उनसे एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए ही हमने कुछ शब्द गढ़ लिए हैं और जिससे भाषा का विकास हुआ है, और इसीलिए इसे अनुकरण सिद्धांत कहा जाता है। मनुष्य ने जिस पदार्थ अथवा प्राणी की जैसी ध्वनि सुनी उसी का अनुकरण करते हुए उसने उसी ध्वनि के अनुसार, या कहें कि उसने उसी ध्वनि के आधार पर उस वस्तु या प्राणी का नामकरण कर दिया।
उदाहरण के लिए भाषा में जैसे काक, काक शब्द है, कौवे के लिए आता है कोकिल, भौं भौं, म्याऊं म्याऊं, कुक्कुट, दरदुर, निर्झर, निर्मम, तड़तड़, भर भर, मिमियाना, गरजना, दहाड़ना, टपकना, चहकना, चहचहाना तथा हिनहिनाना आदि अनेक शब्द इस प्रकार के हैं। विद्यार्थियों, जब हम इस मत पर चर्चा करते हैं, सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, तो हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जो वास्तव में किसी जड़ या चेतन पदार्थ की ध्वनि का अनुसरण करते हुए बने। जैसे मरमर ध्वनि, मरमर ध्वनि की हम बात करते हैं, या पत्ते जब उड़ते हैं या धीरे धीरे हवा से जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो उनमें हल्की सी सरसर की आवाज़ होती है, तो उससे सरसराहट शब्द का हमने निर्माण कर लिया। तो कुछ शब्द ऐसे अवश्य हैं जो प्रकृति में जड़ या चेतन पदार्थों की ध्वनि का अनुकरण करते हुए मनुष्य ने गढ़ लिए हैं, परंतु पूर्णतया भाषा अनुकरण पर आधारित है ऐसा नहीं माना जा सकता। जब इस सिद्धांत की समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले इसका खंडन जो किया वो प्रसिद्ध विद्वान रेनन ने किया, और इस आधार पर इस सिद्धांत का खंडन किया कि इस सिद्धांत के अनुसार ध्वनियों को उत्पन्न करने में मनुष्य पशु पक्षियों से भी निकृष्ट सिद्ध होता है। अगर इस सिद्धांत को हम मान लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य पशु पक्षियों से भी निकृष्ट प्राणी है, जिसने कि जड़ चेतन चीज़ों का, पशु पक्षियों का, या कहीं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका अनुकरण किया। तो ये मानना उचित प्रतीत नहीं होता है कि मनुष्य का स्तर, या कहीं कि मनुष्य इतना विवेकहीन प्राणी या इतना निकृष्ट प्राणी नहीं है कि उसे अपनी भाषा का निर्माण करने के लिए पशु पक्षियों का सहारा लेना पड़े। तो इस आधार पर विद्वान रेनन इस सिद्धांत का कठोर विरोध करते हैं, कठोर खंडन करते हैं। दूसरी जो इसकी कमी है वह यह है कि प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द अनुकरण मूलक होते हुए भी उनकी संख्या इतनी कम होती है कि उनसे किसी भाषा का निर्माण संभव नहीं है। उत्तरी अमेरिका की एक भाषा अथपस्कन में तो एक भी शब्द अनुकरण मूलक नहीं है। तो इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा अनुकरण मूलक नहीं है। केवल अनुकरण मूलक कुछ शब्दों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति को स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अगली जो इसकी समीक्षा हम करते हैं तो इसकी जो सीमा है वह यह है कि अनुकरण मूलक सभी शब्द सभी भाषाओं में समान रूप वाले नहीं हैं, जबकि ध्वनि के अनुकरण पर बनने के कारण इन्हें एक समान होना चाहिए था। अगर हम अनुकरण मूलक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, अनुकरण सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी भाषाओं में अनुकरण एक समान होना चाहिए। शब्द जो हैं सभी भाषाओं में एक समान होने चाहिए, चाहे वह अंग्रेजी हो, चाहे वह अरबी हो, चाहे वह उर्दू हो, फारसी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी शब्दों के अनुकरण मूलक शब्दों में भी समानता हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ ही अनुकरण पर बने शब्द किसी भी भाषा का केवल अलंकार बन सकते हैं, आधार नहीं। केवल कुछ अनुकरण मूलक शब्दों को किसी भाषा का आधार हम नहीं मान सकते। केवल कुछ शब्दों के आधार पर हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि इन शब्दों को, या कहें कि इन अनुकरण मूलक शब्दों के आधार पर ही किसी भाषा का विकास हुआ है। तो यह सिद्धांत भी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अपना ठोस आधार कोई प्रस्तुत नहीं करता है, और ना ही केवल इस सिद्धांत को मानने से भाषा की उत्पत्ति के निष्कर्ष पर हम पहुंच पाते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए हम इन दो सिद्धांतों पर ही चर्चा करेंगे। आगे जो आने वाले सिद्धांत हैं, जैसे कि मनोभाववंजकता का सिद्धांत, इसके आगे हमारा श्रम परिहरण मूलकता का सिद्धांत आदि, जो आगे आने वाले सिद्धांत हैं उन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।